मित्रों नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के टॉपिक समाजीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण क्या है, मेरे पिछले वीडियोज़ में समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या आधार है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण इंस्टीट्यूशंस क्या है, यानी ये जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, शिशु का, इसमें किन किन संस्थाओं का योगदान होता है। हम सबको पता है सामाजिक प्राणी हैं हम सब, तो शिशु का जन्म परिवार में होता है और परिवार के बाद में ही वो अन्य सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है, जहाँ से वो विविध विविध प्रकार के प्रतिमानों को सीखता है, अंगीकृत करता है, अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है और समाज का रचनात्मक सदस्य बनता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि शिशु के संपर्क में जो सबसे पहली संस्था आती है वो होती है परिवार। उसके बाद में उसके खेलने वाले जो पीयर ग्रुप है, क्रीड़ा समूह है, पड़ोस है, इन सबको तो हम प्राइमरी ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके बाद में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और अन्य विविध प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनको हम द्वितीयक सेकेंडरी कैटेगरी में रखते हैं। पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो शिशु के व्यक्तित्व में, समाजीकरण में जो योगदान देती है प्राथमिक संस्थाएं, उनकी, और फिर उसके बाद में द्वितीयक संस्थाओं की। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाओं जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, विवाह, नातेदारी समूह जैसी प्राथमिक एवं विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इनमें सबसे पहले हम चालू करते हैं प्राथमिक में सबसे पहले परिवार। परिवार समाजीकरण करने वाली बच्चे के, बालक के जीवन की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के संपर्क में ही आता है। परिवार में ही उसे समाज की रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का ज्ञान होता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे परिवार की संस्था का उसके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण स्थान है। ये परिवार नामक संस्था ही बच्चे को उचित अनुचित का भेद करना सिखाती है, उसमें नैतिकता का भाव उत्पन्न करती है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। परिवार में ही बच्चा सभी के साथ अनुकूलन करना सीखता है, आज्ञा का पालन करना सीखता है और परिवार के आदर्श और मूल्य के द्वारा बच्चे में प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। लेकिन जहाँ परिवार का बच्चे के समाजीकरण में सकारात्मक योगदान है, वहीं नकारात्मक योगदान भी है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उसको सिखाने में, उसको प्रत्यारोपित करने में परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। किन स्थितियों में? जब परिवार नामक संस्था विघटित हो, माता पिता में कहीं न कहीं अनबन हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, माता या पिता में से कोई एक इकाई
विपथगामी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो तो इसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। परिवार के बाद में हम बात करेंगे क्रीड़ा समूह, प्लेइंग ग्रुप। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रता का समूह, पीयर ग्रुप या खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों या खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावना भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूहों की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करता है। क्रीड़ा समूह के बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है वो है हमारा पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातें का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जा रही है। अब पड़ोस के बाद में जो अगला प्राथमिक समूह आता है वो है हमारा नातेदारी समूह, किनशिप ग्रुप। अब देखिए नातेदार किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया है, आपकी स्मृति में होगा। नातेदार से अर्थ है कि रिश्तेदार, और ये रिश्तेदार होते हैं हमारे दो प्रकार के, मोटा मोटे वैसे तीन हैं, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, और तीसरे होते हैं गोद लिए हुए, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक। अब ये नातेदार रिश्तेदार भी बालक के, शिशु के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आते हैं। भाई, बहन, पति, पत्नी, साले, साली, सास, ससुर, देवर, भाभी और अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने आपको बताया था कि इस समाजीकरण सीखने की कला है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, अनवरत चलती है। सीखता है, विवाह के बाद भी सीखता है, पढ़ता है जब भी सीखता है, वृद्धावस्था में भी सीखता है, सीखता है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी के साथ परिहार के संबंध होते हैं। मैंने नातेदारी में आपको बताया था दो प्रकार की रीति, एक तो परिहास के संबंध, एक परिहार के संबंध। परिहास के मतलब जहाँ हंसी मजाक की स्वीकृति है, जैसे देवर भाभी में, जीजा साली में हंसी मजाक। एक है परिहार, दोनों को हम एक इकाई को दूसरी इकाई से दूर रखते हैं, जैसे ससुर और बहू में, दामाद और सास में। इनको समाज क्या कहता है, दूर, घनिष्ठता नहीं, यानी
ये जो हमारे नातेदारी के संबंधों की जो रीतियां हैं, ये भी हमें समाजीकरण के द्वारा ही सिखाई जाती है। अब नातेदारी के बाद में अगली महत्वपूर्ण संस्था होगी, वो होगी विवाह। विवाह को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विवाह क्या है, जब दो विपरीत लिंगियों को समाज अपने औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रतिमानों के आधार पर साथ जीवन यापन करने की स्वीकृति प्रदान कर दे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परिवार नामक संस्था का निर्माण करना और जो विवाह से जो संतान का जन्म हो रहा है उसके समाजीकरण के लिए एक रचनात्मक आधार प्रदान करना। ये विवाह नामक संस्था भी बच्चे के, शिशु के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कैसे? विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के लड़की को पति पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को ये नए दायित्वों का निर्वहन करना होता है, उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है, और ये पति पत्नी आगे चल के दादा दादी, नाना नानी आदि परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है, उन्हें अंतरीकृत करना होता है। विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है और इन्हीं से बच्चे का समाजीकरण का कार्य आगे बढ़ता है। ये प्राथमिक संस्थाएं हैं। इसी प्रकार से द्वितीयक संस्थाएं भी हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थानों में स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाता है, जहाँ वो गुरुजनों के संपर्क में आता है, साथियों के संपर्क में आता है, उनका भी उसके व्यक्तित्व पे महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसी प्रकार से आर्थिक संस्थाएं हैं, व्यापार है, बिजनेस है। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ भी कई चीज़ें सीख रहे हैं। राजनीतिक संस्थाएं, चुनाव है, मतदान है, उम्मीदवार है, इन चीज़ों से भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सब का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके समाजीकरण में ये सब भी योगदान देते हैं। धन्यवाद।